Good morning, my dear student. Today we are studying about Constitution of India. Constitution of India. As we know, we are discussing article wise about Indian Constitution. So today we are studying Article 4. Article 4 of Indian Constitution. What is the provision? This article refers to laws made under Article 2 and 3. So first of all, we should understand Article 2 and Article 3. As we discussed our previous classes, Article 2 and Article 3. Article 2 में क्या था? नए राज्यों का प्रवेश, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसे करेगी, इसका प्रोविजन कहा था आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या था कि जो प्रोविजन है क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट, नए राज्य का निर्माण कैसे करेगी और नया राज्य किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करके किसी राज्य में कैसे शामिल करेगी, एक राज्य को दो यूटी में या कैसे विभाजित करेगी, या किसी राज्य को यूटी कैसे करेगी, या किसी यूटी को यूनियन टेरिटरीज को किस तरीके से कंप्लीट स्टेट बनाएगी। तो ये सारे डिस्कशन हमने पिछले क्लास में किया कि किस तरीके से पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो आर्टिकल 4 में क्या बोल रहा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, जो 2 एंड 3 के द्वारा लॉज बनाए गए टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? इंडिया एंड स्टेट्स, भारत और राज्य के बारे में था। भारत और राज्य, तो ये क्या था? फर्स्ट शेड्यूल में था। जैसा हम जानते हैं कि हमारे नाउ हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, स्टेट्स एंड यूटी? 28 states. Now 28 states and 8 UT. 28 states हैं और 28 states और 8 UT हैं इस समय प्रेजेंट में। ये क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में इसका प्रोविजन है भारत और उसके राज्य क्षेत्र का। फोर्थ में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा जैसा कि अपर हाउस है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए, तो उसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो राज्यों का जो कंप्लीट स्टेट है और यूटी है, कितने रिप्रेजेंटेटिव वहां से होंगे, इसका प्रोविजन कहाँ है? फोर्थ शेड्यूल में। जैसा कि हम जानते हैं कि कितने शेड्यूल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 12। schedules are there. So here clearly mention the provision about first and fourth schedule. फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया एंड इट्स स्टेट, एंड फोर्थ शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, किस स्टेट से कितने मेंबर, कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो आर्टिकल 4 में क्या क्या बात करता है? आर्टिकल 2 के जो प्रोविजन है, आर्टिकल 3 के प्रोविजन और फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। तो आर्टिकल 2 में क्या था? नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में क्या था? जो नए राज्य हैं उसमें से पावर है केंद्र के पास कि वो उसको यूटी बना सकती है, यूटी को कंप्लीट स्टेट बना सकती है, एक राज्य से 2 यूटी बना सकती है, जैसे अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, यूटी बना दिया, उसको कंप्लीट स्टेट था। नए राज्य का प्रवेश, जो अभी तक राज्य ही ना हो उसको नए राज्य बना दिया जाए, यानी कि भारत के संसद के पास इतनी शक्तियां हैं
कि वो जैसे कहीं युद्ध होता है या कोई जो है ऐसा लैंड है, विवादित लैंड है, वो किस तरीके से भारत उस पर विजय पाता है, तो नए राज्य इस तरह से लैंड राज्य प्रवेश करा सकता है, उसका नया नाम दे सकता है उसको। और फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया एंड स्टेट्स के बारे में है कि भारत में कितने राज्य और क्या है, इसके बारे में डिटेल वर्णन है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। आर्टिकल 4 में इतने सारे मैटर्स के बारे में बताया गया। अब आगे क्या है, एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल रिकॉन्सिलिएशन। अब उसमें जो होगी, जो उसके अनुसांगिक चीजें होंगी, उसकी पूरक चीजें होंगी, या कोई ऐसी चीज आ गई, कोई इस तरह से कोई स्टेट या कोई राज्य, मतलब कोई यूटी इस तरीके से आ रहा है, तो इस सब के बारे में कानून बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास है। और इसमें और क्या चीजें हैं, इसमें जो लॉ बनेगा, यह जो पर्टिकुलर स्टेट को अगर मान लो जैसे नवंबर 2000 में भारत में 3 राज्य बने, नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो कौन कौन सी विधानसभाएं प्रभावित हुई, किस किस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रभावित राज्य होते हैं, सबसे पहले वही राज्य अपने यहाँ विधानमंडल में एक बिल पारित करते हैं इस आशय का, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति फिर उसे संसद में रखवाता है। क्योंकि जब तक जो भी बिल होगा, जैसे जानते हैं आगे हम पढ़ेंगे, जब संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन कैसे संसद में बिल पेश किया जाता है, कोई विधेयक कैसे बनता है बिल, और किस तरीके से कोई प्रस्ताव, मतलब सारी प्रक्रिया जो है प्रस्ताव आने से लेकर के उसको कानून बनने तक सब प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इसमें इस प्रकार के इंटेंशन वाला कोई भी जो विधेयक है, वो तब तक संसद के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा वो परमिशन ना मिला हो। तो राष्ट्रपति के परमिशन से ही ये रखा जाता है। नहीं अगर ये कि अगर राष्ट्रपति रखवाता है तो ये हाइपरबोलिक नहीं है, यानी राष्ट्रपति की परमिशन से राज्यों के संबंधित जो अमेंडमेंट वाला विधेयक होता है वो संसद में रखा जाता है। ये भी इसमें कह रहा है। और अगला है कि नो सच लॉ एज एफोर्सेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। और इस तरह का कोई भी जब विधेयक पेश किया जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 368 है। 368 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दिया है आर्टिकल 368 में, ये 368 का जो प्रोविजन है वास्तव में साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से लिया गया आर्टिकल 368 का प्रोविजन की जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करना है, उसका जो प्रोसेस है वो 368 के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये जो नए राज्य का प्रवेश, एक राज्य से 2 राज्य बनाना, 2 यूटी को एक स्टेट बना देना, एक स्टेट से 2 यूटी बना देना, किसी यूटी को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे देना, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें कहा गया है आर्टिकल 4 के क्लास 2 में कि इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये आर्टिकल 4 में मोस्टली 2 चीजें हैं। पहला क्या है कि जो नए राज्य हैं, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, और जो राज्यों की संख्या है, और जो
राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इस सब के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नॉमिनल पावर ही हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जो राज्य विधानसभाएं हैं, और इस पर कानून वही बना रहा है। और जो भी पहले से कोई लॉ प्रिवेल कर रहा है और उस पर अगर राष्ट्रपति से अनुमति मिली हुई है, उस पर तो लॉ बनाने की जो अपार शक्ति है वो तो पार्लियामेंट के पास ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा विधेयक है, कोई ऐसा बिल है जो स्टेट की विधानसभा ने राष्ट्रपति की अनुमति से अपने यहाँ पारित किया है, या राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा बिल कोई संसद में पारित हुआ है जो एक या दो से अधिक राज्य अपने यहाँ लागू करते हैं, पालन करते हैं, ऐसे पर भी सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। तो इसमें मोस्टली दो ही प्रोविजन की बात है, एक या और दूसरा ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो किया जाएगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आर्टिकल वाइज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में कैसे प्रोसेस होता है बिल, इसके बारे में क्रोनोलॉजिकली हम लोग अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। और चूँकि अगर हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ये सब सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, सारे टर्म्स को, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है। क्योंकि जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो संविधान में मूर्तिमान जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो फिलॉसफी है संविधान की, उसके आदर्शों, उसके आइडियल्स को प्राप्त करने के लिए इस जितने भी लॉज हैं, आर्डर्स, कानून जितने सब बनते हैं, सब उसी की पूर्ति के लिए बनते हैं। इसी कारण जब कोई प्रॉब्लम आती है हमारे न्यायपालिका जुडिशरी के सामने, तो वो क्या करते हैं, यह देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या विचार है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश की सर्वोच्च विधि होती है, सुप्रीम लॉ होती है। और जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसमें जो मूर्तिमान आदर्श, उद्देश्य, फिलॉसफी उसके प्राप्त करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिससे उसके जो उद्देश्य हैं, संविधान के आदर्श हैं, उसको प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें, फिर अगली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है और उसी तरह फल कानून बनाया गया। जितने भी कानून बनाए जाते हैं वे सब कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? जो संविधान में हमारे आदर्श हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से भारत के नागरिकों और लोगों को ऐसा राइट देता है कि वे गरिमामय और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अच्छा जीवन, सम्मानित जीवन जी सके। तो इसमें जैसे कहा मैंने कि अगर संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 में, इसके द्वारा जितनी भी सारी चीजें थी, तो उसको संशोधन, संविधान संशोधन का भाग नहीं समझा जाता। इसको क्या बना, ये उसके जनरल एक्ट के तहत माना जाता है। जैसे यूपी है, मान लीजिए क्या है यूपी, इसमें इस समय 31 राज्यसभा की सीट है। कितना है? 31 राज्यसभा की सीट 31 है। अब इसको कम करना है, अधिक करना है, यहाँ सीट को बढ़ाना घटाना है, या एरिया को, यूपी के एरिया को कम घटाना बढ़ाना है, तो इसको 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं समझा जाता। हर तरह लिखा जाता है संविधान संशोधन फला, लेकिन ऐसा इसमें आर्टिकल 4 में कहा गया कि इसको माना नहीं जाता। तो
नाउ आई वांट टू कंक्लूड इट एंड हमें लगता है कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर है जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे लिंक्ड जितनी भी चीज़ें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक पॉलिसी है, लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम समझ लेंगे हर चीज़ समझना आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू, वी विल मीट सेम यू, थैंक यू।